Assalamualaikum. My name is Ishan Ahmed. Today I will teach you subject O level accounting code 7707. हमने लास्ट वीडियो में पेपर पैटर्न डिस्कस किया था। मैंने आपको जो पेपर अकाउंटिंग पैटर्न चेंज हुआ है उसको एक्सप्लेन किया था। पहले हमारा ओ लेवल्स के अकाउंटिंग का जो कोड था वो 7110 था, जो चेंज होके अब 7707 हो गया है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो अकाउंटिंग का पेपर 1 है वो 35 मार्क्स का है। 35 MCQs आएंगे। उसको करने के लिए जो ड्यूरेशन आपको मिलेगा वो 1 आवर 15 मिनट मिलेगा। पेपर 2 जो आपके पास यहाँ पे है वो 100 मार्क्स का है। उसमें टोटल 5 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपके पास ईच क्वेश्चन मार्क्स कैरी 20। उसमें टोटल आपके पास टाइम ड्यूरेशन 1 आवर 45 मिनट मिलेगा। अब आज इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि जो ओ लेवल्स अकाउंटिंग 7707 में टॉपिक्स हैं, जो आपके पास सिलेबस है, जो हम ओवरऑल डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग में, वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। आपके सामने आपकी टॉपिक्स की लिस्ट है, बाकायदा आपको यहाँ पे मेंशन है, आप यहाँ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो अकाउंटिंग ओ लेवल्स में हम डिस्कस करेंगे वो आपका है बेसिक्स। अकाउंटिंग बेसिक्स में हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, अकाउंटिंग में हम करते क्या हैं, अकाउंटिंग में हम मेंटेन क्या क्या काउंट करते हैं, कैसे करते हैं, वगैरह वगैरह। अकाउंटिंग में हम ये डिस्कस करते हैं कि जब कोई भी बिज़नेस किया जाता है तो देखें उसका ऑब्जेक्टिव होता है अर्निंग प्रॉफिट। जब आप कोई भी बिज़नेस करते हैं तो लाजमी तौर पे उसका मकसद मुनाफा कमाना होता है। कितना मुनाफा? जवाब है मैक्सिमम। लाजमी तौर पे जब कोई भी बिज़नेस हम करते हैं तो देखें उसमें पैसा तो इन्वॉल्व है। क्या आप उस फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को क्या रिकॉर्ड नहीं करेंगे? जवाब है बिल्कुल करेंगे। अगर बोला जाए कहाँ करेंगे, जवाब है सब्जेक्ट अकाउंटिंग में। तो सबसे पहले अकाउंटिंग में हम डिस्कस करते हैं बेसिक्स। बेसिक्स में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हेड ऑफ अकाउंट्स, टाइटल ऑफ अकाउंट्स, कि अकाउंटिंग के क्या क्या हेड्स हैं, क्या क्या टाइटल्स हैं, अकाउंटिंग में क्या क्या चीज़ें हैं जो हम ओवरऑल डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट और एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, क्या हम जब डबल एंट्री बनाते हैं, हम जब जर्नल एंट्रीज बनाते हैं, तो जब आप कोई भी डबल एंट्री बनाते हैं तो कब कौन सा आइटम डेबिट पे आएगा, कब कौन सा आइटम क्रेडिट पे आएगा, वो हम रूल्स डिस्कस करेंगे, जो कि हम यहाँ पे बेसिक्स में पढ़ेंगे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। फिर उसके बाद रूल्स पढ़ने के बाद, हेड्स ऑफ अकाउंट पढ़ने के बाद हम डिस्कस करेंगे डबल एंट्री, कि डबल एंट्री कैसे बनाते हैं, जर्नल एंट्रीज कैसे बनाते हैं। जब तक आपको यहाँ पे हेड्स ऑफ अकाउंट्स का नहीं पता होगा, जब तक आपको रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट का नहीं पता होगा, जब तक आप यहाँ पे डबल एंट्री नहीं बना सकते। तो डबल एंट्री, जर्नल एंट्री कैसे बनती है, हम उसके बाद एंट्रीज बनाना सीखेंगे। फिर उसके बाद बेसिक्स में ही हम सीखेंगे लेजर टी अकाउंट। हम हर आइटम का, अपने बिजनेस के हर आइटम का लेजर बनाते हैं, अकाउंट बनाते हैं। कोई भी अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमें पता चल सके कि इस आइटम का बैलेंस है कितना। तो जो हमने एंट्रीज बनाई होंगी अपने कारोबार की, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ की, उन एंट्रीज को देख के हम हर आइटम का अकाउंट बनाएंगे ताकि हमें बैलेंस पता चल सके। अकाउंट बनाने के बाद हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, उन तमाम अकाउंट बैलेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस अगर बोला जाए क्या होता है, तो याद रखिएगा, ट्रायल बैलेंस में हम अपने कारोबार की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हैं कि जो अकाउंट्स आपने मेंटेन किए हैं वो सही हैं या गलत। ट्रायल बैलेंस को देखते हुए हम यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स बनाना सीखेंगे। फाइनल अकाउंट्स में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक आपका इनकम स्टेटमेंट कहलाता है, एक आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहलाता है। इनकम स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो आपके कारोबार का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करके देती है कि ड्यूरिंग द पीरियड आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। जबकि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपके बिजनेस की पोजीशन बताती है कि आज आपके कारोबार में एसेट्स इतने हैं, आपकी लायबिलिटी ये है, और आपके कारोबार में जो ओनर है उसकी मिल्कियत इतनी है, आपकी इक्विटी इतनी है। इसको याद रखिएगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को SOFP भी कहते हैं। अगर कहीं आपको SOFP लिखा हुआ नजर आए तो ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को इंडिकेट करेगा। तो ये सारी चीजें हम बेसिक्स में डिस्कस करेंगे, ये सारी चीजें हम बेसिक्स में पढ़ेंगे। जब तक याद रखिएगा आपको बेसिक्स नहीं आती, आप आगे कुछ नहीं सीख सकते।
तो सबसे पहले आपकी बेस स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी बेस स्ट्रांग नहीं है, आपकी बेसिक्स स्ट्रांग नहीं है, आप यहाँ पे अकाउंटिंग में कुछ नहीं सीख सकते। मिसाल के तौर पे मेरी बेस है, मेरी टांगे, मेरे पैर में जब तक जान नहीं होगी, मेरी बेस जब तक स्ट्रांग नहीं होगी, मैं खड़ा नहीं रह सकता। तो सबसे पहले अकाउंटिंग में हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स। अगर बोला जाए क्या सर बेसिक्स ये सारी चीज़ें पेपर में आती हैं, जवाब है ये चीज़ें पेपर में नहीं आती, ये आपकी एग्जाम में नहीं आती। तो अगर बोला जाए सर ये एग्जाम में नहीं आती तो हम पढ़ क्यों रहे हैं, जवाब जब तक आपको बेसिक्स नहीं आती होगी, जब तक आगे आप कोई चीज़ सीख ही नहीं सकते। जब तक जो आपके पेपर्स में टॉपिक आते हैं, जो आगे आपके पास टॉपिक्स आपको डिस्कस करने हैं, जब तक आपको ये बेसिक्स नहीं आती होगी, जब तक आप अकाउंटिंग के आइंदा आने वाले जो टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, हम वो सीख ही नहीं सकते। तो ये बेसिक्स हमारे एग्जाम में तो नहीं आती, लेकिन डिफरेंट टॉपिक्स को सीखने के लिए हमें बेसिक्स आना लाजमी है। सबसे पहले जो आपके पास इस बेसिक के बाद हम डिस्कस करेंगे, जो आपके पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 मैंडेटरी बनता है, वो आपके पास है डे बुक्स। डे बुक्स जिसको हम स्पेशल जर्नल भी कहते हैं। डे बुक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, स्पेशल जर्नल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो हम बाकायदा डिस्कस करेंगे जब मैं आपको पढ़ाऊँगा। यहाँ पे याद रखिएगा कि नए जो पेपर का पैटर्न है, जो नया जो सिलेबस, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि सिर्फ पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, सिलेबस में इतना कोई खातिर ख्वाह जो है वो चेंज नहीं आया। जो पहले अकाउंटिंग 7110 कोड में आपके पास जो चीज़ें थी सिलेबस में अभी भी वही हैं, सिर्फ कुछ चीज़ें एडवांस कर दी, कुछ चीज़ें एडवांस कर दी। जो हम ए लेवल्स में चीज़ें पढ़ते हैं, एज में चीज़ें पढ़ते हैं, वो उसमें कुछ चीज़ें डाल दी, तो सिर्फ एडवांसमेंट हो गई है, बाकी सिलेबस वही है। जो यहाँ पे डे बुक में एक टॉपिक का इजाफा किया गया है, देखिए कैश बुक पहले से था। कैश बुक यानी कि आपके पास आप अपने कारोबार की जो कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं वो कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। कैश बुक में आप बात करते हैं कैश रिसिप्ट्स और कैश पेमेंट की, कि कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। तो जो आपके पास यहाँ पे कैश बुक है वो हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमें हमारा कैश या बैंक एटेंड बैलेंस पता चल सके कि जो हमारा बैलेंस है वो है कितना। जो सिर्फ इजाफा हुआ है टॉपिक का, जो इससे पहले सिलेबस में 7110 कोड अकाउंटिंग में नहीं था, वो पैटी कैश बुक था। सिर्फ यहाँ पे जो अकाउंटिंग का पैटर्न, जो सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ है, उसमें एक टॉपिक का इजाफा हुआ है जिसका नाम है पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक अगर बोला जाए क्या होता है, बहुत आसान सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। अगर बोला जाए पैटी कैश बुक है क्या, पैटी कैश बुक में हम करते क्या हैं, तो याद रखिएगा पैटी कैश बुक कारोबार के छोटे छोटे खर्चों की किताब होती है जिसमें हम खर्चे अदा करते हैं कैश के जरिए। अब वो कौन से खर्चे होते हैं जो हम यहाँ पे अदा करते हैं, कैसे पैटी कैश बुक पढ़ाते हैं, जब मैं बताऊंगा तो हम डिस्कस करेंगे। डे बुक आपके पेपर का मैंडेटरी क्वेश्चन नंबर 1 होता है। अगला जो छोटा सा टॉपिक है जो आपके पास मैक्सिमम 1 से 2 दिनों में जो है वो खत्म हो जाता है, उसका नाम है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या होते हैं कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। अगला जो टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो आपके पास यहाँ पे पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें से बन सकता है, उसका नाम है बेड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बेड डेट। अगर बोला जाए बेड डेट क्या होता है, तो जवाब ऐसी वसूली जो वसूल ना हो उसे बेड डेट कहते हैं। ऐसा अकाउंट रिसीवेबल जो वसूल ना हो उसे बेड डेट कहते हैं। अगर बोला जाए अकाउंटिंग में अकाउंट रिसीवेबल किसे कहते हैं, तो जब मैं आपको हेड्स ऑफ अकाउंट पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको उसकी डिटेल बताऊंगा, तो उसमें आप एक टाइटल पढ़ेंगे एसेट्स, उसमें एक आइटम पढ़ेंगे अकाउंट रिसीवेबल। अगर बोला जाए अकाउंट रिसीवेबल होता क्या है, जवाब जब किसी को कोई चीज़ हम उधार पे बेचते हैं तो पैसा लिया नहीं बल्कि लेना बाकी होता है, जो पैसा लेना बाकी होता है उस वसूली को अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं। आपने जिसको माल उधार पे बेचा वो चला गया, भाग गया, आपका पैसा अब वसूल नहीं होगा, तो जो वसूली वसूल नहीं होती उसे हम बेड डेट कहते हैं। तो बेड डेट में हम रिसीवेबल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे कि जब माल उधार पे बेचेंगे तो एंटी क्या बनाएंगे, जब आप माल उधार पे बेचते हैं तो उस पर डिस्काउंट भी देते हैं, जब माल बेचते हैं तो माल रिटर्न भी होता है, जब आप माल उधार पे बेचते हैं तो उसकी कलेक्शन भी होती है। कुछ ऐसे कस्टमर्स भी होते हैं जो आपकी कलेक्शन नहीं देते, भाग जाते हैं, इसका मतलब है आपका अमाउंट बेड डेट भी हो जाएगा। देखिए जो न्यू सिलेबस में बेड डेट में इजाफा हुआ है एक चीज़ का, जो पहले 7110 में नहीं था, वो इजाफा हुआ है यहाँ पे न्यू सिलेबस में, वो आपके पास हुआ है रिकवरी का,
कि अगर आपने माल उधार पे बेचा तो पैसा लिया नहीं, लेना बाकी है, जो पैसा लेना बाकी है उस वसूली को रिसीवेबल कहते हैं। जिससे लेना था वो भाग गया, इसका मतलब है आपकी जो वसूली है वो बेड डेड हो गई। अब जब माल कस्टमर भागता है तो उसको भूलते नहीं है, बल्कि उसकी तलाश रखते हैं। जब वो मिल जाता है तो उससे पैसा रिकवर्ड भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे जो चेंज पढ़ेंगे वो यहाँ पे बेड डेड में रिकवरी केसेस पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे डेविसिएशन। अगर बोला जाए डेविसिएशन क्या होता है, जब आप एनुअली डिक्रीज इन वैल्यूएशन ऑफ ऑल फिक्स एसेट एक्सेप्ट लैंड इज कॉल्ड डेविसिएशन। हर साल वो कमी जो आपके तमाम फिक्स एसेट्स की कीमत व कदर में कम होती है, उस कमी को हम डेविसिएशन कहते हैं। अब वैल्यू कम कैसे होती है फिक्स एसेट की सालाना, उसको कैलकुलेट करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे डेविसिएशन में। फिर एक छोटा सा टॉपिक है जो एक्रूअल्स एंड प्रीपेमेंट्स हैं, ये भी मैक्सिमम 2 दिनों में खत्म हो जाएगा। ये टॉपिक में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके पास यहाँ पे ए लेवल्स में भी हम डिस्कस करते हैं, उसका नाम है इन्वेंटरी वैल्यूएशन। अगर बोला जाए इन्वेंटरी वैल्यूएशन क्या होता है, तो इन्वेंटरी वैल्यूएशन में जो हमारी इन्वेंट्री होती है, जो हमारी जो मर्चेंडाइज होती है, जो हमारी अशियाए तिजारत होती है, उसकी हम वैल्यूएशन करते हैं। इस पूरे टॉपिक का मकसद होता है कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री मालूम करना कि जो माल बच गया वो आपके पास है कितना। फिर इसके बाद कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ये भी क्वेश्चन नंबर 2 में आता है और ये पेपर में तकरीबन 9 to 12 मार्क्स का आता है। अच्छा, पेपर में ये हर साल नहीं आता बल्कि ये गैप से आता है। ये 70s में रेगुलरली एवरी ईयर आता था, 73 में भी आया। फिर उसके बाद यहाँ पे गैप से आता है, यानी कि 5-6 सालों के गैप से आता है। फिर तकरीबन 8-9 सालों के गैप के बाद 2015 में आया था। फिर उसके बाद यहाँ पे 15 के बाद तकरीबन ये गैप से आता है, 5-6 सालों के गैप से ये पेपर में दे देता है। लेकिन यहाँ पे पेपर में ये हर साल तो नहीं आता, लेकिन लाजमी तौर पे ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है कि एमसीक्यूज़ में तकरीबन आपके पास यहाँ पे 1 से 2 एमसीक्यूज़ इन्वेंट्री वैल्यूएशन में हर साल बनते हैं। अब यहाँ पे देखें, अगर बोला जाए सर एमसीक्यूज़ की हम कैसे तैयारी करेंगे, देखें एमसीक्यूज़ बेसिकली ड्यूरिंग द सेशन आप जो यहाँ टॉपिक में नॉलेज गेन कर रहे होते हैं उसी में से आपके पास एमसीक्यूज़ बनता है। एमसीक्यूज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि ऐसा नहीं होगा मैं सिर्फ आपको पेपर 2 की पहले तैयारी करवाऊं फिर बाद में पेपर 1 की, बल्कि जब ये हम टॉपिक सीख रहे होंगे तो साथ साथ मैं आपको पेपर 1 एमसीक्यूज़ की भी तैयारी करवा रहा हूँ, पेपर 2 आपके जो आपका सब्जेक्टिव, जो आपका स्ट्रक्चर्ड रिटन पेपर है, मैं उसकी तैयारी भी आपको साथ साथ करवा रहा हूँ। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन हर साल नहीं आता, ये पेपर में आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 2 में अमूमन आता है। यहाँ पे आपके पास अगर आता है तो 9 to 12 मार्क्स का पेपर आता है। इसी तरीके से यहाँ पे अगला जो टॉपिक है वो है कंट्रोल अकाउंट्स। कंट्रोल अकाउंट, क्योंकि हम यहाँ पे बेसिक्स में भी लेजर टी अकाउंट बनाना सीख चुके होंगे तो वही लॉजिक कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पे कंट्रोल अकाउंट में भी डिस्कस करेंगे। फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, पेपर में ऑलमोस्ट यहाँ पे हर ऑल्टरनेटिव 1 साल छोड़ के अगली अटेम्प्ट में आपके पास कंट्रोल अकाउंट पेपर में होता है। सही है, तो ये पेपर में आता है ऑलमोस्ट, तो हर एक अटेम्प्ट छोड़ के दूसरे अटेम्प्ट में आपका कंट्रोल अकाउंट पेपर में मौजूद होगा। इसी तरीके से यहाँ पे ये याद रखिएगा कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो लाजमी डे बुक से बनता है, हर साल मैंडेटरी होता है, ये है ही है। इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपके पास इन मुख्तलिफ टॉपिक्स में से बनता है, यानी कि बेड डेड भी आ सकता है क्वेश्चन नंबर 2 में, डेविसिएशन भी आ सकता है क्वेश्चन नंबर 2 में, इसी तरीके से आपके पास इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी आ सकता है क्वेश्चन नंबर 2 में। अगला टॉपिक जो है वो बैंक रिकंसिलिएशन क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ, ये भी आ सकता है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि बेड डेड और डेविसिएशन पार्ट बना के दे दिया, या इन्वेंट्री के साथ बैंक रिकंसिलिएशन पार्ट बना के दे दिया, यानी कि पेपर में ये क्वेश्चन नंबर 2 में आता है। अगला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन। देखिए बैंक क्या होता है, बैंक एक ऐसी जगह होती है जहां पे हम अपनी सेविंग्स को जमा करवाते हैं। जब बैंक में आप पैसा जमा करवाते हैं तो उस पैसे को हम कंपनी में भी रिकॉर्ड करते हैं और बैंक अपने पास भी रिकॉर्ड करता है। दोनों जगहों का बैलेंस बराबर आना चाहिए, अलग अलग जवाब है बराबर आना चाहिए, दोनों जगहों के दरमियान बैलेंसेस में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर कंपनी और बैंक से रिलेटेड जो बैलेंसेस हैं अगर उसमें डिफरेंस आए तो उस डिफरेंसेस को सही करते हैं हम बैंक रिकंसिलिएशन में। अगर पूछा जाए डिफरेंस क्यों आता है, तो देखिए डिफरेंस आने की वजूहत होती हैं गलतियां। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो रिकॉर्ड करनी है, रिकॉर्ड करना भूल गए, कुछ बातें ऐसी हैं जो रिकॉर्ड करनी तो थी लेकिन अभी तक हमें पता नहीं चली। तो जो डिफरेंसेस आते हैं आपके पास, उन डिफरेंसेस को कंपनी और बैंक के बैलेंसेस को इक्वल लेके आने के लिए हम बैंक रिकंसिलिएशन बनाते हैं। अच्छा, ये जो भी टॉपिक्स हैं आपके पास यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक, ये सारे के सारे आप ए लेवल्स में भी डिस्कस करेंगे।
जो आप ओ लेवल्स में सीख के जाएंगे या आपके ए लेवल्स में भी जो है वो हेल्प आपको करेगा। लेकिन फ़र्क क्या है, आप यहाँ पे ओ लेवल्स में उनकी बेसिक्स पढ़ोगे, जो जब आप एज में जाओगे तो एज में आपके पास यहाँ ये सारी चीज़ें वही होंगी, इसकी बेसिक्स वही होगी, लेकिन कुछ एडवांस चीज़ें होंगी, उसमें कुछ इजाफी, उसका लेवल जो है वो थोड़ा सा अप हो जाएगा। बैंक रिकन्सिलिएशन के बाद हम एरर्स डिस्कस करते हैं, सस्पेंस अकाउंट डिस्कस करते हैं। अगर बोला जाए एरर्स क्या होते हैं, जब आप ड्यूरिंग द सेशन अगर आप अकाउंट्स जो मेंटेन कर रहे हो उसको रिकॉर्ड करने में गलती हो जाए तो उस गलती को सही करने के लिए हम यहाँ पे करेक्शन ऑफ एरर्स डिस्कस करते हैं, सस्पेंस अकाउंट जो है वो बनाते हैं। सस्पेंड अकाउंट एरर्स आपके पास जो है वो करेक्ट हम एट एंड ऑफ द सेशन, जब आप अपने अकाउंट्स मेंटेन कर रहे होते हो, जब आप अपनी फाइनल अकाउंट्स बना रहे होते हो तब करते हैं। तो जो आपके पास ड्यूरिंग द सेशन, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड जो गलतियां हो जाती हैं उन गलतियों को हम सही करते हैं करेक्शन ऑफ एरर में। सही। इसी तरीके से यहाँ पे ये जो टॉपिक है ये बेस करता है जनरल एंट्रीज पे, ये भी क्वेश्चन नंबर 2 में आता है। फिर उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो हम डिस्कस करेंगे एडजस्टिंग टू फाइनल अकाउंट। यानी कि यहाँ पे भी हमने फाइनल अकाउंट पढ़ा था बेसिक्स में, लेकिन यहाँ पे जो फाइनल अकाउंट बना रहे थे वो विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस बना रहे थे। यहाँ जो फाइनल अकाउंट हम बनाएंगे वो विद द हेल्प ऑफ एडजस्टमेंट्स बनाएंगे। यहाँ बेसिक्स में फाइनल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट्स नहीं थी, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के साथ एडजस्टमेंट्स भी गिवन होंगी। पेपर में लाजमी तौर पे एडजस्टिंग टू फाइनल अकाउंट में से 2 सवाल बनते हैं, 2 सवाल बनते हैं। अब एडजस्टिंग किस किस की बनती हैं, देखिए ये सेपरेट, ये जो लिखे हुए हैं ये सेपरेट टॉपिक्स भी हैं और बाकायदा हर एक टॉपिक में एडजस्टिंग भी आती है। अच्छा, एडजस्टिंग सबकी सेम होती है। पहला आपके पास कौन सा बिजनेस है, सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर का मतलब अगर किसी बिजनेस का एक मालिक होता है तो वो सोल ट्रेडर कहलाता है। एडजस्टमेंट्स कैसे बनेंगी, फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप यानी कि आपके पास एक ऐसा बिजनेस जिसमें कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 मालिकीन होते हैं। तो हम सोल ट्रेडर में बात करते हैं एक मालिक की, पार्टनरशिप में हम बात करते हैं मोर देन 1 ओनर्स की। इसी तरीके से कंपनी अकाउंट्स, देखिए असल जो दुनिया है वो ये है, असल जो अकाउंट्स मेंटेन होते हैं वो कंपनी अकाउंट्स हैं। कि आप जब ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की बात करते हैं, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं जो आउटसाइडर पब्लिक को इनवाइट करती है कि आप आएँ और पैसा लगाएं। जब कंपनी शेयर्स जारी करती है तो अकाउंट्स कैसे मेंटेन करते हैं, शेयर्स होल्डर किस तरीके से खरीदते हैं। आप जब कंपनी को फाइनेंस की ज़रूरत होती है तो उसके 2 रिसोर्सेज होते हैं, एक आपके पास शेयर्स होता है, दूसरा डिबेंचर होता है। जब शेयर्स जारी करते हैं, डिबेंचर जारी करते हैं तो अकाउंट्स कैसे एस्टैब्लिश करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे कंपनी अकाउंट में। इसी तरीके से आपके पास हम डिस्कस करते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, यानी कि हमारी एक ऐसी कंपनी है जो कि कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करती है, कोई चीज़ बना के उसको सेल आउट करती है। तो जब आप कोई चीज़ बना के उसको सेल आउट करते हैं तो उसके लिए अकाउंट्स कैसे बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे इसमें नॉन प्रॉफिटेबल कंसर्न को। नॉन प्रॉफिटेबल कंसर्न में हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं जिसका मकसद, जिसका ऑब्जेक्टिव मुनाफा कमाना नहीं होता, बल्कि जिसका ऑब्जेक्टिव होता है आपके पास फैसिलिटीज देना। तो यहाँ पे जब नॉन प्रॉफिटेबल कंसर्न, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो वो कैसे करते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे सोल ट्रेडर हो, पार्टनरशिप हो, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी अकाउंट्स हो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हो या नॉन प्रॉफिटेबल कंसर्न हो, यहाँ पे आपके पास एडजस्टिंग एंट्री सबकी सेम बनती है, इनकम स्टेटमेंट सबकी सेम बनती है। सिर्फ उसकी जो टर्मिनोलॉजी, थोड़ी सी जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस हम बनाते हैं उसमें चेंज आता है। वो क्या होता है, वो कैसे होता है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। तो हर साल आपके पास इसमें से 2 सवाल बनते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5। जो आपके पास पुराना अकाउंटिंग आपका पेपर था 7110, उसमें जो 40 नंबर का मार्क्स पेपर में सवाल बनता था वो क्वेश्चन नंबर 5 इसी में से बनता था। सही। अब यहाँ पे इसमें से 2 सवाल बनेंगे, एक आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है और एक आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कैसे कैसे हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक यहाँ पे पेपर में नेसेसरली क्वेश्चन नंबर 4 पेपर में बन के आता है वो आता है रेशियो एनालिसिस। यहाँ पे जो आपके रेशियो एनालिसिस हैं उसमें हम एनालाइज करते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। 4 तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जिनका हम एनालाइज करते हैं। एक आपकी इनकम स्टेटमेंट है, एक आपकी बैलेंस शीट है, एक आपके पास स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग है और एक आपके पास यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट है जिसका हम एनालाइज करते हैं। ये जो टॉपिक है ये टोटली बेस करता है आपके पास यहाँ पे कैलकुलेशन और कमेंटिंग।
यानी कि आप मुख्तलिफ जो पोजीशंस अपनी निकालते हैं उसके कैलकुलेशंस कैसे करते हैं हम वो डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से उन कैलकुलेशन में जो रिजल्ट आया उस पे कमेंट्स आप कैसे करेंगे, वो कमेंटिंग आपको मैं सिखाऊंगा, कैलकुलेशन आपको सिखाऊंगा। फिर उसके बाद ये जो 2 टॉपिक्स हैं ये बेस करते हैं थ्योरी पे, जैसे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। देखिए हर एक अकाउंटिंग सिस्टम का कोई ना कोई कॉन्सेप्ट है। जो हम यहाँ पे प्रोविजन फॉर बैड डेट पढ़ेंगे इसका कॉन्सेप्ट है, इसमें मुख्तलिफ मेथड्स यूज होते हैं, वो क्या क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। डेविसिएशन का कॉन्सेप्ट क्या है, इसी तरीके से जो अकाउंटिंग में हम मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं उनके कॉन्सेप्ट इसमें डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक जो आता है वो अमूमन थ्योरी बेस आता है। फिर हम डिस्कस करेंगे लास्ट यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कि मतलब जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के यूजर्स हैं वो कौन कौन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के यूजर्स कौन कौन है, सोल ट्रेडर है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के यूजर क्या है, पार्टनरशिप है। इसी तरीके से जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग हैं वो कौन कौन हैं, क्या क्या हैं, वो कैसे अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, क्यों करते हैं, वो हम यहाँ पे इसमें डिस्कस करेंगे। अब आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, अब आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको यहाँ पे अपने पेपर की तैयारी कैसे करनी है। देखें यहाँ पे ये नेसेसरी है कि आपको प्रैक्टिस, जो आपको चीज़ें पढ़ाई जाएंगी वो लाजमी तौर पे घर से पढ़ के आनी है। जब तक आप उस चीज़ को घर से पढ़ के नहीं आओगे आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। सही है, आज का लेक्चर रिलेटेड है कल से। अगर आपने आज यहाँ पे जो है वो जो लेक्चर लिया वो कल आप पढ़ के नहीं आए तो आपको समझने में मसला होगा। सही है, जो काम आपको दिया जाएगा, जो लेक्चर दिया जाएगा, जो होमवर्क दिया जाएगा वो आपको करना लाजमी है। आप उसको डेली बेसिस पे करेंगे। जब तक आप उसको घर से नहीं अटेम्प्ट करेंगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप में परफेक्शन नहीं आएगी, तो प्रैक्टिस नेसेसरी है। अब प्रैक्टिस आप कैसे करोगे, यानी कि आप प्रिपरेशन कैसे करोगे अपने एग्जाम की। तो सबसे पहले आपके पास जो है वो हमें यहाँ पे पास्ट पेपर्स, देखिए हमारे पास जो अभी नया पैटर्न आया है जो कि 7707 है, उसमें हमारे पास जो है वो पेपर्स तकरीबन 3-4 होंगे या मैक्सिमम जो है वो 5 होंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए प्रैक्टिस के लिए पास्ट पेपर 7110 इनफ है। मतलब यहाँ पे आपके पास जो, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना सिलेबस में कोई चीज़ नहीं आया, जो चीज़ें पहले थी अभी भी वही हैं। कुछ चीज़ों में एडवांसमेंट आ गई है, कुछ चीज़ें इजाफी आ गई हैं, लेकिन हम यहाँ पे जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे वो आपके पास पास्ट पेपर 7110 के पेपर मोर देन इनफ है। या फिर आपके पास जो है वो 7707 जो आपके पास पास्ट पेपर अवेलेबल होंगे उसके लिए। इसी तरीके से जो ओ लेवल्स के हमें पास पेपर्स हैं वो डिस्कस करने हैं। फिर जो मेरे असाइनमेंट्स बने हुए हैं वो मैं आपको दूंगा, जिसमें मुख्तलिफ जो है वो वैरायटीज़ के क्वेश्चन होंगे, मुख्तलिफ लेवल्स के क्वेश्चन होंगे जो आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे क्लास में, या फिर आपको होम टास्क दिया जाएगा। फिर उसके बाद आपको जो है वो फ्रैंक वुड की बुक लेनी है। अच्छा, फ्रैंक वुड की बुक के हम जो यूज़ करेंगे उससे वो सिर्फ बेसिक्स के लिए करेंगे। देखिए बेसिक्स के लिए बेस्ट है फ्रैंक वुड की बुक, लेकिन यहाँ पे बाकी चीज़ों के लिए यहाँ पे अगर आप टोटली सब टॉपिक की तैयारी यहाँ पे आप फ्रैंक वुड से करेंगे तो आपका यू भी नहीं आएगा, आपका यू भी नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो भी आपकी तैयारी में करवाऊंगा वो इतने ईज वे में करवाऊंगा कि इंशाल्लाह आपका ए स्टैटिक लेके आना ग्रेड कोई मसले वाली बात नहीं है। तो हम जो बेसिक्स पढ़ेंगे वो जितनी भी है वो फ्रैंक वुड से पढ़ेंगे। फिर IGCSE में आपको जो टॉपिक्स इसमें इंक्लूड हुआ है, जैसे यहाँ पे पैटी कैश बुक है, तो यहाँ पे जो IGCSE है इससे आपके पास जो इसके जो टॉपिक्स कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पास जो अच्छे क्वेश्चन हैं, जो आपके पास हाई लेवल के हैं, जो आपके पास इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके पास उसमें से पेपर में सवाल बन सकता है, मैं उसमें से आपको क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करवाऊंगा। तो ये ओवरऑल सिलेबस है जो ओ लेवल्स में हम पढ़ेंगे। जिस सीक्वेंस में लिखा हुआ है मैं इसी सीक्वेंस में आपको ये डिस्कस करवाऊंगा। इवन आपको ये भी मालूम है कि पेपर में कौन सा क्वेश्चन जो है वो कौन से नंबर पर आना है। जैसे मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 1 लाजमी डे बुक से आना है, स्पेशल जर्नल से आना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास बेड डेट, डेविसिएशन, इन्वेंटरी वैल्यूएशन, कंट्रोल अकाउंट, इसी तरीके से बैंक रिकंसिलिएशन, एरर, सस्पेंस अकाउंट में से बनता। सही है, यहाँ पे इनमें से कोई भी सवाल आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 में बनेगा। ये दोनों पार्ट्स बन के भी आ सकते हैं, इंडिविजुअल सवाल भी आ सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 और जो 5 है वो आपके पास लाजमी तौर पे एडजस्टमेंट टू फाइनल अकाउंट से बनेगा। तो यहाँ पे आपको ये भी मालूम है ओ लेवल्स में, मतलब हलवा है आपके लिए कि कौन सा क्वेश्चन किस नंबर पे आएगा। तो यहाँ पे इंशाल्लाह आइंदा आने वाली
क्लासेस में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपने इन टॉपिक्स को बाकायदा कि किस तरीके से है। आप यहाँ पे अगर आइंदा आने वाले टॉपिक्स मिस नहीं करना चाहते तो लाजमी तौर पे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपके पास जैसी ही हमारी न्यू वीडियो जो सीरीज ऑफ लेक्चर की आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।